Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in December 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 3 to 4 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language, that is Hindi and English, for explaining the topic. This is unit number 3, that is on Indian political thought, and within this unit number 3 this is chapter number 8 on Swami Vivekanand. So today we are going to discuss about Swami Vivekanand, his philosophy and his views and vision. So इनका टाइमलाइन अगर देखें तो 1863 to 1902 AD. That means in his very early age, at the age of 39 he died. But he was a spiritual leader. इन्होंने कभी भी किसी के अदर्स के लिए हेट्रेड नहीं फैलाया. ये बहुत ही इनका जो विजन था, इनका जो वैल्यू था, इनका जो स्पिरिचुअलिटी थी, उससे इन्होंने सभी को बहुत ही इम्पैक्ट किया और सभी को बहुत ही मोटिवेट किया. He was born as Narendranath Dutt on 12 जनवरी 1863 इन कोलकाता. तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था कोलकाता में. इनको जो है, इनका जो एक्चुअल नेम था वो नरेंद्रनाथ दत्त था. ठीक है. ये रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही बड़े डिसाइपल थे, बहुत ही बड़े इनके शिष्य थे और चीफ डिसाइपल थे. तो रामकृष्ण परमहंस इनके कौन हुए? गुरु हुए. ठीक है. He was a most influential spiritual educationist thinker of India. He was icon for fearless courage. इनके बहुत ही इनका जो करेज था, बहुत ही fearless करेज की वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा इनको आइकन माना जाता था. इनकी एक छोटी सी पैम्फलेट टाइप की बुक भी है, फियर नॉट करके, मैं ज़रूर बोलूँगी, आप पढ़िए उसको. तो he also introduced the Indian philosophies of Vedanta and योग to the western world. इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड्स में, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में वेदांता की फ़िलासफ़ी को, योग की फ़िलासफ़ी को जो है इंट्रोड्यूस किया. वहाँ पे इनकी जो बहुत ही फेमस स्पीच थी शिकागो में, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई. उसके थ्रू उन्होंने अपने इंडिया के जो कल्चर्स हैं, इंडिया की जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में उसका प्रचार प्रसार किया. तो अब हम दोस्त देखते हैं कि इनका की इवेंट्स क्या हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इनका क्या रहा. तो ही इस्टेब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन इन 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश किया, क्योंकि ये रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे. ही ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया. ये जो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जब रिलीजन के बेस पे जो पार्लियामेंट हुई थी शिकागो यूएस में. तो 1893 में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उनकी जो स्पीच थी, उस स्पीच की जो ओपनिंग लाइन थी, ब्रदर्स, हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो वो बहुत फेमस है और वो यूट्यूब पे अवेलेबल भी है. मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप उस स्पीच को एक बार देखिए, उनकी लाइव फ़ोटो देखिए उस वीडियो में. ठीक है. अब इनका जो जन्म हुआ तो वो 12 जनवरी को हुआ था. तो इसीलिए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, क्योंकि ये इन्होंने यूथ को, जो इंडियन यूथ था उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था और वो खुद यंग थे उस टाइम पे. और क्योंकि बहुत ही अर्ली एज, एट द एज ऑफ 39 ही डाइड. सो उन्होंने अपनी अर्ली एज में इंडिया को बहुत ही स्पिरिचुअलिटी के लिए और नेशनलिज्म को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हुए इन्होंने इंडियन माइंड्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था. तो इसीलिए 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है. एंड ही बिकेम मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज ब्रेकवे फैक्शन लेड बाय कौस्तुभ चंद्र सेन. तो जो कौस्तुभ चंद्र सेन थे, उनके द्वारा जो ब्रह्मो समाज बनाया गया था, तो उसके भी वो मेंबर थे. ठीक है. अब हम लोग इनकी फ़िलासफ़ीज और टीचिंग्स को समझते हैं कि इनकी क्या फ़िलासफ़ी थी, इनकी क्या टीचिंग्स थी. सो ही प्रमोटेड अ सिंथेसिस ऑफ अद्वैत वेदांत, classical yoga and western ideas like universalism, emphasizing that the divine resides in every individual. तो इनकी जो फिलॉसफी थी, पहली बात तो ये जो वेदांत फिलॉसफी थी और ये क्लासिकल योगा, अद्वैत वेदांत, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे. और साथ ही साथ वेस्टर्न जो एक कॉन्सेप्ट था यूनिवर्सलिज्म का, कि सभी लोग एक हैं, तो उस पर भी वो बहुत उस चीज़ को प्रमोट करते थे. और वो ये कहते थे कि हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है, हर एक व्यक्ति के अंदर डिविनिटी है. अगर इंसान अपने आप को पहचान जाए तो वो अगर आत्मज्ञान कर ले तो वो परमात्मा का भी ज्ञान कर लेगा, और हर एक इंसान के अंदर वो डिविनिटी है.
and he also aimed to bridge the east and west, integrating tradition, modernity and religion and science. तो ये जो है देखिए ईस्टर्न कंट्रीज जैसे इंडिया क्या था कि वो बहुत ही ट्रेडिशन पे ट्रेडिशनल था इंडिया, रिलीजन पे बिलीव करता था, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या थी बहुत ही मॉडर्निटी, क्योंकि इनके टाइम लाइन देखिए 1863 1902, तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम तक जो है मॉडर्न डेवलपमेंट हो चुके थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का भी इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन का तो नहीं बट इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और साइंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू रिलीजन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना डार्क एजेस थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, फिर डार्क एजेस के बाद जो है वहाँ पे इनलाइटमेंट आया एक तरीके से, वो भी कैसा, साइंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में साइंस और मॉडर्निटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था और वही चीज़ फॉलो की जाती थी, बट ईस्टर्न कंट्रीज़ में क्या था कि ट्रेडिशन को, रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो जो विवेकानंद थे, जो स्वामी विवेकानंद जो हैं, वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो गैप था उसको ब्रिज करना चाहते थे, उसको फिल करना चाहते थे बाय इंटीग्रेटिंग द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, रिलीजन एंड साइंस। ओके, अब इनकी जो न्यू वेदांत फिलोसफी थी उसको समझते हैं क्या था। तो अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी, वेदांता फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या है कि गॉड अलोन वॉज रियल। वेदांता फिलॉसफी क्या कहती है कि जो गॉड है, जो ईश्वर भगवान है, वही रियल है। ये जो वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, इसको विजिबल वर्ल्ड जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है, वो अनरियल है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में रियल नहीं है जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं। जो ब्रह्मा है, ब्रह्म मतलब ये जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, वो रियल है। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंडिविजुअल सोल इन वन सुप्रीम सोल वॉज रियल गोल ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। तो देखिए, चाहे कोई सी भी फिलॉसफी हो, चाहे कोई सा भी धर्म हो, वो यही कहता है कि हम सब के अंदर भगवान है और हम सब का जो सुप्रीम गोल है क्या, ये जो सुप्रीम सोल है उससे मिलना। ठीक है, तो वेदांता फिलॉसफी भी यही कहते थे कि गॉड जो है, वो जो यूनिवर्स है, ये एक रियल है। जो जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ये वर्ल्ड अनरियल है, और हम सभी का एक ही गोल है, सभी जो सोल हैं उनका एक ही गोल है कि उस सुप्रीम सोल से, उस परमात्मा से आत्मा का मिलन होना ही रियल गोल है हर एक ह्यूमन बीइंग का। ये वेदांता फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड इन दैट, ही प्रमोटेड इवन ऑल्सो दिस थिंग। However, he followed Vedanta, which was rooted in traditional Indian wisdom of Bhakti tradition. वो जो है वेदांता को फॉलो करते थे, और वेदांता फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जो विजडम थी, इंडिया की जो ट्रेडिशनल विजडम थी, भक्ति ट्रेडिशन, उस पर चलती थी। अब उनकी जो न्यू वेदांत की फिलॉसफी थी, उसके 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे। तो सबसे पहले क्या प्रिंसिपल था वेदांता फिलॉसफी की? वेदांता बिलीव्ड इन वन बिटवीन गॉड एंड मैन एंड सॉलिडारिटी ऑफ यूनिवर्स। तो वेदांता फिलॉसफी क्या बिलीव करते थे कि भगवान और इंसान, मतलब आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, बस ये अलग अलग, मतलब जो ये आत्मा है, इसने एक स्वरूप बॉडी के अंदर आ गई है, तो थोड़ा कुछ टाइम के लिए अलग हो गई, लेकिन हर एक सोल का यही सुप्रीम गोल होता है कि उस परमात्मा से मिलना। ठीक है, सेकेंड फिर प्रिंसिपल क्या था? इट डिड नॉट स्टैंड फॉर अ लाइफ ऑफ रिनंसिएशन। ठीक है, आत्मा का जो पर्पस है वो रिनंसिएशन पाना नहीं, मतलब ओके, आत्मा का गोल क्या है कि आप जो है बिल्कुल संन्यास लेके भगवान से, परमात्मा से मिलने के लिए योग साधना करें। वो इस चीज़ पे नहीं बिलीव करते थे। वो ये क्या बिलीव करते थे कि जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए एक सेल्फलेस एक्शन लेना, एक उसके सर्विस के लिए, ये एक्चुअल में इसलिए हमें ये जन्म मिला है। ठीक है, सो सेल्फलेस एक्शन इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो सर्विस, अगर हम लोगों की हेल्प करते हैं, हम लोगों को के लिए सर्विस करते हैं, तो एक तरह से वी आर गिविंग द सर्विस ऑफ, वी आर गिविंग सर्विस टू गॉड ऑल्सो। ठीक है, सो सेकेंड इनका प्रिंसिपल यही था कि सेल्फलेस एक्शन होना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के हमें अपने कर्म करने चाहिए मानवता के लिए। ठीक, थर्ड प्रिंसिपल क्या था? इट प्रोपोगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल टॉलरेंस। ये एक इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू वेदांता का प्रिंसिपल था कि ये जो यूनिवर्सल टॉलरेंस का प्रिंसिपल है, इसको प्रोपोगेट करना। हर एक रिलीजन डिफरेंट पार्ट्स हैं, सभी का गोल, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो, हर एक रिलीजन को फॉलो करने वाले व्यक्ति का एक ही गोल होता है, किसी न किसी तरीके से लिबरेशन को अचीव करना। लिबरेशन मतलब क्या? यस, लिबरेशन को अचीव करना। सो अब इसीलिए ये एक तरह से
सेम गोल को अचीव करने के डिफरेंट पाथ्स हैं। डिफरेंट रिलीजन मतलब डिफरेंट तरीके हैं कि कैसे हम उसी सेम गोल, हर एक इंसान को उसी परमात्मा से ही मिलना है, लेकिन उस परमात्मा से मिलने के लिए हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से और हर एक रिलीजन में अपने अपने तरीके से नियम कानून है और उसको फॉलो किया करता है इंसान। तो इसीलिए यूनिवर्सल टॉलरेंस होना की बहुत ज़रूरत है। मतलब हर एक रिलीजन के लोगों को बहुत ही प्यार से हमें मिलजुल के रहना चाहिए और सबको इक्वालिटी है इस धरती पे जीने का और राइट्स अधिकार को पाने का। ठीक है, सो ये 3 न्यू वेदांता फिलोसफी प्रिंसिपल्स थे। ही ऑल्सो वांटेड न्यू वेदांतस टू रिमेन एक्टिव एंड टू वर्क फॉर द अवेकनिंग ऑफ मासेस। तो इनका ये भी चाहते थे कि जो भी न्यू वेदांता फिलोसफी को फॉलो करता है वो हमेशा एक्टिव रहे और लोगों को अवेकन करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के अंदर की जो सोई हुई आत्मा है उसको जगाने के लिए हर एक न्यू वेदांतिस्ट को क्या करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए और इसी के लिए एक सेल्फलेस सर्विस करनी चाहिए, इसी के लिए वर्क करना चाहिए कि सबको अवेकन करें। ठीक है, ही ऑल्सो वॉन्टेड यूथ टू डेडिकेट देमसेल्स टू कॉज ऑफ अ रिसर्जेंस ऑफ इंडिया। ये चाहते थे कि जो भारत के यूथ हैं, जो भारत के युवा पीढ़ी हैं, उन सभी को जो है हमारे इंडिया में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का इतना ज़्यादा रूल चल रहा था, वो जब 1863 से 1902 ऑब्वियसली बात है ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में, तो इंडिया के जो यूथ थे उनको वो इंस्पायर कर रहे थे और मोटिवेट कर रहे थे इनफैक्ट कि जो है आपके अंदर की जो आत्मा सो गई है उसको जगाइए और आप उस चीज़ को समझिए कि आपके अंदर जो इंडिया का कल्चर है, जो इंडिया की विजडम है उसको समझिए और इंडिया को फिर से वैसे ही सोने की चिड़िया बनाइए। एवरी इंडिविजुअल हैज़ 3 क्वालिटी। इन्होंने बोला कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर 3 क्वालिटीज़ होती हैं, सत्व, रजस एंड तमस। सत्व मीन्स जिसके अंदर नॉलेज है, उन इंडिविजुअल को किस कैटेगरी में रखा जाता था, सत्व वाली कैटेगरी में। रजस मतलब जिनके अंदर वैल्यू होता है खाने पीने की, एक इस धरती पे अच्छे तरीके से जीने की, जो राजा की तरह, तो उसको रजस बोलते हैं। मतलब उसको सोल और डिविनिटी, जो आत्मा परमात्मा वाला ज्ञान है, उससे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस किसको देता है, मटेरियल लाइफ को बेस्ट तरीके से अचीव करना, वो रजस के अंदर वो लोग आते हैं। तमस मतलब जिनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, इग्नोरेंस है उनको पता ही नहीं है कि चीज़ों के बारे में। ठीक है, जो यूनिवर्स का मेन प्रिंसिपल्स हैं वो उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है, तो वो तमस के अंदर। तो रज तम, सत्व रज तमस, ये 3 क्वालिटीज़ होती हैं हर एक इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, तो किसी के अंदर सत्व गुण ज़्यादा होते हैं, रजस, किसी के अंदर रज गुण ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर तमस गुण ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर जिस गुण का जिस मतलब ये जो 3 क्वालिटीज़ हैं, इन 3 क्वालिटीज़ का जैसा भी प्रपोर्शन होता है उस हिसाब से व्यक्ति का स्वभाव होता है, व्यक्ति के उस हिसाब से कर्म भी होते हैं। ठीक है, एवरी सोसाइटी एंड इन एवरी सिविलाइजेशन देयर एग्जिस्टेड 4 क्लासेस। इन्होंने जैसे बताया कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर 3 क्वालिटीज़ होती हैं और उन 3 क्वालिटीज़ में डिफरेंट प्रपोर्शन बस होता है। हो सकता है किसी व्यक्ति में सत्व गुण ज़्यादा हो, रजस और तमस कम हो, तो किसी में तमस गुण ज़्यादा हो सकता है वो। तो इसी तरह उन्होंने बोला हर एक सोसाइटी में और हर एक सिविलाइजेशन में भी 4 क्लासेस ऑफ पीपल एग्जिस्ट करते थे। और वो जो 4 क्लासेस होती थी, मतलब जो सोसाइटी में जो क्लास बेस्ड डिवीज़न होता था वो किस लिए होता था, वो लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से जो है वो उस बेसिस यही था। डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ द मेन बेसिस फॉर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल। ओके, सो ये इनकी न्यू वेदांता फिलॉसफी और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कल्चरल नेशनलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सो हिज नेशनलिज्म इज़ एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअलिज्म। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनका जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो स्पिरिचुअलिज्म से ही कनेक्टेड था। इससे पहले भी हम लोगों ने जो अदर इंडियन थिंकर्स को पढ़ा, वहाँ पे भी हम लोगों ने ये देखा कि उन लोगों ने भी नेशनलिज्म को किससे कनेक्ट किया, उन्होंने भी नेशनलिज्म को स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट किया। ठीक है, जैसे बाल गंगाधर तिलक को हमने इससे पहले पढ़ा। एंड जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं प्लीज़ इन चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है यूनिट वाइज, आप उन प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ही लिंक्ड इंडियाज रीजनरेशन टू हर एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ स्पिरिचुअल गोल। इनका एक स्टेटमेंट था, ईच नेशन हैज़ अ डेस्टिनी टू फुलफिल, ईच नेशन हैज़ अ मैसेज टू डिलीवर एंड ईच नेशन हैज़ अ मिशन टू एकम्प्लिश। तो इन्होंने बोला हर एक जो नेशन है, हर एक नेशन का कोई ना कोई डेस्टिनी है, उसका खुद
भाग्य उस नेशन का, और उस भाग्य को, उस डेस्टिनी को फुलफिल करना उस नेशन के कर्तव्य है। हर एक नेशन का एक मैसेज देना भी कर्तव्य है, और हर एक नेशन के पास एक मिशन है टू एकम्प्लिश। तो भारत में जो स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि भारत की धरती, जो भारत की भूमि है, उसमें बहुत महान पुरुष लोगों ने जन्म लिया, तो उनको उस महानता को, उस विजडम को, जो इंडिया की जो डिविनिटी थी, इंडिया की जो कल्चरल रूट्स हैं, उसको वापस से लाना, ये इंडियन यूथ के अंदर उन्होंने इस चीज़ को इंस्पायर किया। ठीक है, ही वॉज ग्रेट एडवोकेट, और इसीलिए उन्होंने नेशनलिज्म की भावना को स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट किया। ही वॉज अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेसी, मीन्स डेमोक्रेसी को फेवर करते थे, एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू अवेकन यूथ पीपल टू इस्टेब्लिश अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया। तो वो चाहते थे कि इंडिया जो है वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री बने और इंडिया एक फ्री कंट्री बने। सी ही बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। तो वो किस प्रिंसिपल को बिलीव करते थे? लिबर्टी के प्रिंसिपल को, इक्वालिटी के प्रिंसिपल को, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टॉलरेंस, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हर एक धर्म का एक ही गोल है, उस परमात्मा से मिलना, बस सबके रास्ते अलग हैं। सो इसीलिए रिलीजियस टॉलरेंस का जो प्रिंसिपल है वो उसको फेवर करते थे। अब उनके जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म से उस चीज़ को कनेक्ट किया था, तो उसके 4 पिलर्स बताए। पहला पिलर क्या बताया? कॉन्शियसनेस एंड प्राइड इन एशियंट ग्लोरी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बोला कि नेशनलिज्म की जो भावना है, ठीक है, देशभक्ति इन हर एक व्यक्ति के अंदर और भारत के यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमारी इंडिया की जो ग्लोरी है, जो एशियंट हमारी इंडियन हिस्ट्री है, उसको, उस चीज़ को याद करके उसके लिए हमें उस कॉन्शियस होना चाहिए उस चीज़ का। हमारी जो एशियंट ग्लोरी है इंडिया की, उसको रिमेंबर करके, उसको प्राइड करके हमें नेशनलिज्म की भावना अपने अंदर उत्पन्न करनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, साथ ही साथ उन्होंने बोला कि नेशनलिज्म का जो सेकेंड पिलर है वो क्या, कि मॉरल और फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करना, मासेस को अवेकन करना, और यूनिटी बेस्ड ऑन कॉमन स्पिरिचुअल आइडियाज़। हर एक के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो एक तरीके से कॉमन है, क्योंकि परमात्मा से ही मिलना ही स्पिरिचुअलिटी कहलाती है। तो इसी के बेसिस पे हम सभी भारतवासियों को यूनाइट होना चाहिए। ये नहीं जाति और क्लासेस की वजह से, रिलीजन की वजह से हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। सो एजुकेशनल फिलॉसफी इनकी क्या थी? ये तो इनकी कल्चरल फिलॉसफी या नेशनलिज्म की फिलॉसफी हुई, कि नेशनलिज्म को उन्होंने इंडिया के कल्चर और स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट किया, एसोसिएट करा। ठीक है, अब इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी की क्या थी? ही बिलीव्ड एजुकेशन शुड फॉस्टर कैरेक्टर, स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रिलायंस, नॉट जस्ट इम्पार्ट लिटरेसी। इन्होंने बोला कि एजुकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ इंसान को पढ़े, लिटरेट करे। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो एक कैरेक्टर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डअप करे, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ उत्पन्न करे, और आप सेल्फ रिलायंट बने, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। ही ऑल्सो एडवोकेटेड मैन मेकिंग एजुकेशन, मतलब एक ऐसी एजुकेशन जो एक व्यक्ति को एक बहुत ही मैन बनाए, मतलब मैन बनाए मतलब क्या हुआ कि उसको बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, स्ट्रेंथ हो, उसके अंदर नॉलेज हो, विजडम हो, एक ऐसा मैन मेकिंग एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। प्रमोटिंग इंटीग्रल इस ग्रोथ हो, फिजिकल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल, जो ग्रोथ हो वो हर टर्म्स में उस व्यक्ति की एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि फिजिकल ग्रोथ भी हो, एथिकल ग्रोथ भी हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो, ठीक है, एंड इंटीग्रल ग्रोथ भी हो। सो दीज आर द फिलोसफीज। अब हम पढ़ते हैं कि फेमस कोट्स क्या हैं स्वामी विवेकानंद के। सो आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज़ taught the world both tolerance and universal acceptance। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये जो टॉलरेंस, मैंने आपको बार बार बताया कि रिलीजियस टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट स्वामी विवेकानंद ने बोला, तो ये इनका स्टेटमेंट था। फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मीन्स क्या होता है कि हमको हर किसी व्यक्ति को यूनिवर्सली एक्सेप्ट करना चाहिए उसके, और इक्वल तरीके से सबको लव स्प्रेड करना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। उनका जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फेमस कोट था, द सॉइल ऑफ इंडिया इज़ माई हाईएस्ट हेवन, द गुड ऑफ इंडिया इज़ माई गुड। ठीक है, तो इंडिया की ग्लोरी को ये सिग्निफाई कर रहे हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू। उनका थर्ड स्टेटमेंट था, लेट अ न्यू इंडिया अराइज आउट ऑफ द पेजेंट्स कॉटेज ग्रेस्पिंग द प्लॉ, out of the herds of the fisherman, the cobbler and the sweeper, let her emerge from the groves and forest, from the hills and mountains। तो ये क्या बता रहे हैं कि ये जो नया इंडिया है, हमारा नया इंडिया मतलब जो फ्री इंडिया है,
वो फ्री इंडिया कैसे बनना चाहिए, कैसे अराइज होना चाहिए। पेजेंट्स जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपनी शक्ति को पहचाने, वो अपने अंदर की आत्मा को समझें। और फिशर में मतलब जितने भी जो लोअर स्ट्राटा के लोग हैं वो अपनी शक्ति को समझें और वो इंडिया की ग्लोरी को समझें और इन ब्रिटिशर्स या इन जो फॉरेनर्स हैं इनके अगेंस्ट में चीज़ों को तभी वो लड़ सकते हैं, ठीक है। और इससे इंडिया भी एक नया इंडिया अराइज होगा जब हर एक व्यक्ति अपने अंदर की पोटेंशियल को समझेगा और आत्मज्ञान करेगा, ठीक। फिर इनका फोर्थ स्टेटमेंट, टू मेक अ ग्रेट फ्यूचर द होल सीक्रेट लाइज इन टू मेक अ ग्रेट फ्यूचर द होल सीक्रेट लाइज इन ऑर्गेनाइजेशन, एक्युमुलेशन ऑफ पावर, कोऑर्डिनेशन ऑफ वेल्थ। तो एक फ्यूचर मतलब इन्होंने इंडिया को ग्लोरीफाई किया। बेसिकली इनका जो जब तक ये इनकी अपनी लाइफ टाइम में इन्होंने जो है इंडिया की ग्लोरी को जो है इंडिया को ग्लोरीफाई भी किया और इंडिया की ग्लोरी को जो इंडियन यूथ था उस तक उनको मोटिवेट करने का भी काम किया उन्होंने। और उन्होंने एक ऐसा इंडिया बनाने की बात की जिस इंडिया की जो एक्चुअल ग्लोरी थी उसको वापस से रिगेन करने की बात की। सो द होल सीक्रेट लाइज, उन्होंने बोला कि अगर हमें ग्रेट फ्यूचर इंडिया बनाना है तो उसका जो सीक्रेट है, उसका जो पाथ है वो ये है कि उसको फिर से हमें पावर को एक्युमुलेट करना पड़ेगा, इंडियन के हाथ में ऑर्गेनाइजेशन हो और सभी की इच्छा हो कि हाँ हमें फ्रीडम चाहिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ विल्स हो। इंडिया मस्ट कॉन्कर द वर्ल्ड, नथिंग लेस देन दैट इज़ माई आइडियल। फिर से इन्होंने इंडिया के लिए उन्होंने क्या बताया कि इंडिया जो है पूरे विश्व में राज करने के लिए है और उसको फिर से जो है वर्ल्ड को कॉन्कर करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो कल्चर है, जो इंडिया की ट्रेडिशन है और जो इंडिया की हिस्ट्री है, एशियन ग्लोरी जो है इंडिया की, वो हमें इंडिया को एक मास्टर, एक रूलर ही बताती है, ठीक है। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो स्टेटमेंट था, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। ये तो बहुत ही फेमस इनका स्टेटमेंट है कि आप जागरूक बनिए, उठिए, जगिए और तब तक ना रुकिए जब तक आपको अपना गोल ना अचीव हो जाए। आप दिन रात एक कर दीजिए। आप सभी को इस स्टेटमेंट से मोटिवेशन लेना चाहिए। आप हर किसी व्यक्ति का अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होता है। अगर किसी का कोई गोल नहीं है तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ का पर्पस बनाइए। उस पर्पस को पाने के लिए, उस पर्पस को अचीव करने के लिए आप हर एक प्रयास कीजिए, अपना 200-300% दीजिए और तब तक ना रुकिए जब तक आपका गोल ना अचीव हो जाए, ठीक है। सो इनका जो सेवेंथ स्टेटमेंट, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो है वो खुद एक डिविनिटी है, मतलब भगवान हर एक व्यक्ति के अंदर है। तो जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप ईश्वर पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। जिस इंसान को कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, तो हर एक व्यक्ति को अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि मैंने जो सोचा है, जो मैं कर रहा है वो मैं ज़रूर अचीव कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। सो ये बिलीव आपके अंदर होना चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली गॉड के ऊपर बिलीव होगा। एक्सटर्नल नेचर इज़ ओनली इंटरनल नेचर रिट लार्ज। ये देखिए रिट लार्ज करके जो था प्लेटो का भी एक स्टेटमेंट आपने, मैं जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रही थी तो वहाँ पे प्लेटो को जब मैंने पढ़ाया था तो स्टेट इज़ इंडिविजुअली रिट लार्ज करके एक स्टेटमेंट था, ठीक है। तो इसी तरह इनका जो स्वामी विवेकानंद का क्या स्टेटमेंट था, एक्सटर्नल नेचर इज़ ओनली इंटरनल नेचर रिट लार्ज। जो हमारा बाहरी नेचर दिखता है ना, वो हमारे अंदर का जो स्वभाव है, जो हमारा आत्मिक स्वभाव, अगर हमें आत्मज्ञान हो गया, हम अपनी सोल को समझ गए, तो ऑटोमेटिक सोल के अंदर सारी प्योरिटी होती है, सोल बहुत ही प्योर होती है। तो इंसान का जो बाहर का नेचर है वो भी प्योर हो जाएगा। अगर हम अपने इंटरनल नेचर को नहीं समझे तो हमारा जो एक्सटर्नल नेचर है वो डिपेंड करेगा हमारे माइंड, ब्रेन और हमारे इंद्रियों पे, ठीक है। सो एक्सटर्नल नेचर इज़ ओनली इंटरनल नेचर रिट लार्ज। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, कर्मयोग, इन्होंने कर्मयोग पे भी बुक लिखी, बहुत ही फेमस बुक है। फिर इन्होंने राजयोग पे भी बुक लिखी, तो इसमें इन्होंने पतंजलि का जो योग सूत्रास थे उसको इंटरप्रेट किया। फिर वेदांता फिलॉसफी, ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको वेदांता फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स बताएं, तो इन्होंने वेदांता फिलॉसफी एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसफिकल सोसाइटी, इस पे भी इन्होंने बुक लिखी थी और इन्होंने लेक्चर्स भी लिए थे कोलंबो से अल्मोड़ा में। मतलब इन्होंने वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे वेदांता फिलॉसफी को प्रमोट करने, प्रोपोगेट करने का काम किया। वेदांता फिलॉसफी पे ही इन्होंने एक और बुक थी लेक्चर्स ऑन ज्ञान योग, तो इन्होंने ज्ञान योग पे भी
जो है बुक लिखी। इंस्पायर्ड टॉक्स, ये इनकी बुक थी। एंड प्रैक्टिकल वेदांता, इट इज़ अबाउट हाउ वेदांता कैन मेड प्रैक्टिकल इन आर डे लाइफ। ठीक है, सो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि इसमें से इनकी अगर आप बुक्स को रीड करते हैं ना तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगी। एंड इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्वामी विवेकानंद, जो इम्पोर्टेंट है। एंड फिर रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो होंगी वो हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे अदर चीज़ें जो छूट गई हैं वो कवर कर लेंगे। और मेरे हिसाब से मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि ये जो लेक्चर्स हैं इनको फॉलो कीजिए और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। यू आर गुड टू गो फॉर दिस एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे। पेपर 1 का आप कमांडिंग कर लीजिए अच्छे से, और पेपर 2 के ये जो लेक्चर्स में हैं ये लेक्चर्स देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी एक्स्ट्रा स्टफ करंट अफेयर और ज़रूरत जो होगी इसके लिए वो मैं कवर कराऊंगी लास्ट में। तो इतना आप कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। जो भी स्टूडेंट्स मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी मैंने ज़्यादा तो यूनिट नहीं कंप्लीट किया था टिल अभी जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, मैंने 3 यूनिट कंप्लीट की थी। तो मैं उन सब बच्चों से पूछना चाहूँगी कि जिन्होंने भी अगर मेरी वो 3 यूनिट भी देखी हैं तो उन 3 यूनिट को करने से आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपको कुछ क्वेश्चंस वहाँ से मिले या नहीं मिले। बल्कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तब नहीं प्रैक्टिस किए थे, बट स्टिल मैं जानना चाहती हूँ कि उन 3 यूनिट से आपको कोई फ़ायदा हुआ। जो भी बच्चे मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं प्लीज़ वो ज़रूर कॉमेंट करें। सो थैंक यू so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.